हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिराग टीचर क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट से रिलेटेड महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो है कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नाम से जानते हैं, उसके महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर्स के बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार से सीटेट एग्जाम में सीडीपी और पेडागोजी से क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और लोगों तक शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दिया है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील कौन सी अवस्था होती है, कौन सी अवधि होती है? जन्म से पूर्व अवधि की, प्रारंभिक बाल्यावस्था की, मध्य बाल्यावस्था की, किशोरावस्था। तो भाषा अर्जन के अर्जन एवं विकास के लिए, भाषा अर्जन का मतलब होता है लैंग्वेज एक्वायर करना, लैंग्वेज एक्वायरिंग। एक होता है भाषा लैंग्वेज लर्निंग। तो भाषा अर्जन और भाषा सीखना दोनों में डिफरेंस होता है। भाषा सीखना का मतलब होता है कि औपचारिक तरीके से एक रूल को फॉलो करके, व्याकरण का प्रयोग करके भाषा को सीखना जो है कि भाषा लर्निंग कहलाता है, लैंग्वेज लर्निंग कहलाता है। वहीं अगर भाषा अर्जन की बात करें तो भाषा अर्जन का मतलब होता है कि किसी वातावरण में रह करके एक दूसरे से भाषा को सीखना भाषा अर्जन कहलाता है। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि अथवा अवस्था कौन सी होती है बालक की? तो वो प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होता है, उस अवस्था में बच्चा जो है कि भाषा को अपने वातावरण से क्या करता है, एक्वायर करता है, यानी कि अर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक प्रमुख अवस्था है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बच्चों के नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी। एक तो पूर्व परंपरागत अवस्था और परंपरागत और उत्तर परंपरागत अवस्था इन्होंने बताई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछ रहा है कि कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग की द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की प्रमुख अवस्था है? तो जो सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास है, ये हमारी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात का, कि जेंडर पहचान का, कि जेंडर संबद्धता की, जेंडर समरूपता का। जेंडर पहचान का मतलब है कि मेल अथवा फीमेल। जेंडर समरूपता का मतलब मेल और फीमेल को एक समान रूप से देखना। जेंडर पक्षपात का मतलब होता है अथवा लड़की या तो लड़की के पक्ष में बात करना अथवा लड़के के पक्ष में बात करना। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है तो एक पक्ष को ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे पक्षपात की भावना शिक्षक के द्वारा की जा रही है। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प ए हमारा जो है कि सही हो जाएगा, जेंडर पक्षपात। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो जो बच्चे होते हैं उनमें जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर रूढ़िवादिता का मतलब होता है जो कुछ परंपराएं होती है जिसे समाज में प्रचलित होती है कि लड़का यह कार्य कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती, अथवा लड़की कर सकती है, लड़का नहीं कर सकता है। इस प्रकार की जेंडर पक्षपात की भावनाएं, जिसे हम जेंडर रूढ़िवादिता के नाम से जानते हैं, उसको कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो ये प्रभावशाली पद्धति है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, जो है कि हमें जेंडर, किसी भी जेंडर को पक्ष में रख करके बात नहीं करनी चाहिए, सबको इक्वलिटी का अवसर, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था लेव वायगोत्स्की, जिन्होंने पाड़ अथवा प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की थी।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया है कि जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को लेव वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो जिग्सा पहेली करते समय मतलब पहेली खेलते समय जो 5 वर्ष की नजमा से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं ये वाला नहीं, आगे गाढ़े रंग वाला, जिससे ये पूरा जूता बन जाएगा। इस प्रकार की जो वार्ता है, तो लेव वाइगोत्स्की जो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिए थे, उनके हिसाब से यह व्यक्तिगत वार्ता है। इसे हम पर्सनल कम्युनिकेशन अथवा डिस्कशन बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया है कि बच्चों में संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो अभी आपको बताया लेव वाइगोत्स्की ने प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दिया, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की थ्योरी दिया था, जिसे हम पाड़ का सिद्धांत या फिर ढांचा का सिद्धांत कहते हैं। तो बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, यह पाड़ अथवा ढांचा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दिया, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क या साध्यात्मक विचार, बी दिया संरक्षण कक्षा समावेशन, सी दिया आस्थगित अनुकरण पदार्थ अस्थायित्व, डी दिया प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्रमणीयता। तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जीन पियाजे के द्वारा दी गई, ये जो अवस्था है ये हमारी जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है। उन्होंने चार अवस्था दी थी। पहला दिया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा दिया था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता पूछ रहा है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है संरक्षण करना और कक्षा का समावेशन। समावेशन का मतलब होता है सबको एक साथ लेकर के चलना, सबको एक साथ लेकर के चलना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दिया है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरचना है? स्कीमा है कि अवलोकन अधिगम है कि अनुबंधन है कि प्रबलन है? तो स्कीमा की बात कौन करते हैं? तो जीन पियाजे जो है कि स्कीमा की बात करते हैं। अनुबंधन की बात करते हैं, अनुबंधन जिसे बॉन्डिंग बोलते हैं, तो बॉन्डिंग की बात करते हैं स्किनर। और प्रबलन जिसे हम रेनफोर्समेंट के नाम से जानते हैं, तो रेनफोर्समेंट की बात करते हैं स्किनर महोदय। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दिया कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए सीढ़ी निश्चित करना, संबोधित अवधारणा के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, कि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, डी दिया रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो आकलन जिसे हम एक्सेस अथवा मूल्यांकन कहते हैं का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए संबंधित अवधारणा जो रिलेटेड कंसेप्ट है उनके बारे में बच्चों से क्लियरिटी करना तथा उनकी जो प्रॉब्लम है उनको समझना। ये जो है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होता है। ठीक, आकलन दो प्रकार के होते हैं, एक जिसे बोलते हैं फॉर्मेटिव एक्सेस, जिसे बोलते हैं संरचनात्मक आकलन, और एक होता है जिसे हम बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण अथवा आकलन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बी दिया बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। और सी दिया है कि बुद्धि एक सकारात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा जो है कि स्टेटमेंट सही है? तो बुद्धि बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल होती है, जो इंटेलिजेंस होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। यह जटिल योग्यताओं का एक क्या होती है? समूह होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दिया है कि रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो रूही प्रॉब्लम को एक से अधिक तरीकों से क्या करना? सॉल्व करना। यह सृजनात्मक विचार जिसे हम बोलते हैं क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिव जो रूही है वो एक क्रिएटिव गर्ल्स है। उसके मन मस्तिष्क में सृजनात्मक की भावना उत्पन्न होती है और वह एक समस्या को कई तरीकों से हल करना अथवा समाधान करना जानती है। इसलिए 12 का विकल्प हमारा ए हो जाएगा, सृजनात्मक विचार।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दिया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। इस स्थिति को जैसी है वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, जो वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थी हैं के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो शिक्षक को करना चाहिए कि अपनी जो शिक्षण पद्धति है, जो एजुकेशनल सिस्टम है, जो उनके पढ़ाने की विधि है, ठीक है, टीचिंग मेथड है, उस पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीकों को क्या करना चाहिए, ढूंढना चाहिए, सर्च करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दिया है कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए कि कभी कभी तैयार करना चाहिए कि सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए कि तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। तो समावेशी कक्षा में, जिसे हम इंक्लूसिव बोलते हैं, इंक्लूसिव क्लास या इंक्लूसिव टीचिंग बोलते हैं, तो इंक्लूसिव क्लास में एक जो टीचर होता है उसको सक्रिय रूप से यानी कि एक्टिव रूप से क्या करना चाहिए, अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, रेडी करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दिया कि पठन वैकल्य, जिसे हम डिसलेक्सिया बोलते हैं, पठन वैकल्य में बच्चों को प्राथमिक लक्षण क्या है, न्यून अवधान विकार की अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता की धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गतिविषय कार्य को बार बार क्या करना, दोहराना। तो जो पठन वैकल्य जिसे डिसलेक्सिया बोलते हैं, ये एक प्रकार का धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता यानी कि पढ़ने में अक्षमता को ही क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया अथवा पठन वैकल्य बोलते हैं। वही हम डिस्ग्राफिया की बात करें तो डिस्ग्राफिया को, जिसमें हम लिख नहीं पाते हैं, कोई बच्चा लिख नहीं पाता तो उसको जो है कि लेखन वैकल्य का यानी कि डिस्ग्राफिया से जो है कि विकार से वो क्या है, प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दिया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, व्यवहारवादी पर, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति पर, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर, कि मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। अशक्त बच्चे उन्हें कहते हैं जो बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित हो जाते हैं, उन्हें हम अशक्त बच्चे कहते हैं। तो कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 में आया था, उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर बेस्ड है, तो अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति है, ताकि उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा जाए और सामान्य बच्चों के साथ उनको क्या किया जाए, रखा जाए और सामान्य शिक्षा जो है कि प्रोवाइड कराई जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दिया है कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित होते हैं, प्रबलन पर केंद्रित होते हैं, अनुबंधन द्वारा अर्जित होते हैं, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होते हैं। तो संरचनावादी ढांचे में, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म, अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है, अवबोध की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है, मतलब ज्ञान की प्रक्रिया पर क्या होता है, सेंटर्ड होता है, केंद्रित होता है। कह रहा है यंत्रवत याद करने पर आधारित होता है नहीं। रोट लर्निंग प्राइमरी एजुकेशन में जो हमारा एनसीएफ कहता है वो रोट लर्निंग पे फोकस नहीं करता है, प्रबलन पर केंद्रित, रेनफोर्समेंट पे भी केंद्रित नहीं होता है और अनुबंधन बॉन्डिंग पर भी जो है कि सेंटर्ड नहीं होता है। ये अवबोधन की प्रक्रिया पर क्या होता है, केंद्रित होता है, सेंटर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए जाए कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, कि बार बार याद करने के द्वारा एक ही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, कि प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, तो प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों की चुनौती देनी चाहिए। विकल्प हमारा डी से जो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दिया है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, तो छात्र केंद्रित, जिसे हम बाल केंद्रित भी कहते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड, तो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र
की विशेषता है बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, जो उनका उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो इंटरेस्ट है उसको प्रमुखता प्रेफरेंस देना, प्रायोरिटी देना, ये जो कि चाइल्ड सेंटर्ड अथवा बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए देखिए संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है, पूर्णतः अलग है कि स्वतंत्र है कि सन्निहित है कि संबंधित नहीं है। कि संवेग और संज्ञान जिसे हम इमोशंस बोलते हैं, संवेग को इमोशन और संज्ञान को कॉग्निटिव बोलते हैं, तो दोनों एक दूसरे से क्या है, सन्निहित है, एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे के पूरक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए देखिए संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अधिगम पुनरुत्पादन स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवाद याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम आवृत्तीय संबंधों के द्वारा व्यवहार का अनुबंधन है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार वैसे अधिगम का मतलब होता है अपने अनुभव के द्वारा, ठीक है, क्या करना, सीखना चीजों को, जो है कि इसे अधिगम अथवा लर्निंग अथवा सीखना कहते हैं। लेकिन संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम क्या है, तो संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार जो अधिगम है यह सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान संरचना है, ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है ये। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए जाएगी विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिमाण है। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। बी दिया यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। सी दिया यह अवधारणाओं के समझ में अभाव पैदा करता है। और डी दिया यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक या प्रक्रियात्मक ज्ञान पर केंद्रित करता है। तो विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का परिणाम ये होता है कि यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक या प्रक्रियात्मक ज्ञान पर क्या होता है, केंद्रित होता है इसका ध्यान। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए जाए बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड देना प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। जो बच्चे होते हैं उनको अधिगम गतिविधियों में भागीदारी, जो लर्निंग एक्टिविटीज होती है उसमें भागीदारी करने के लिए उनको लगातार प्राइज देना, पुरस्कार देना और उनको पनिश करना, ये प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है कि आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। ये बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। कि अधिगम में बच्चों को स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो दंड एवं पुरस्कार देने से क्या होता है कि अधिगम में बच्चों की जो स्वाभाविक अभिरुचि होती है तथा जिज्ञासा होती है वो कम होती है। ठीक है, देखिए जो अभिप्रेरणा जिसे हम मोटिवेशन है बोलते हैं, ये दो प्रकार की होती है, बाहरी अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा। तो बाहरी अभिप्रेरणा जो बाहर से अभिप्रेरित होते हैं, ठीक है, और आंतरिक अभिप्रेरणा जो हम अंदर से अभिप्रेरित होते हैं उसे आंतरिक जो अभिप्रेरणा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दिया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। ए और पहला और दूसरा सही है कि दूसरा और तीसरा सही है कि तीसरा सही है कि दूसरा तीसरा और चौथा सही है। तो निम्नलिखित में से जो प्रथाएं हैं वो हमारी दूसरा और तीसरा है, यानी कि सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन, जिसे आप बोलते हैं कंटिन्यूअस एवं कंप्रहेंसिव जो इवेल्युएशन अथवा एक्सेस होता है, ये हमारा सार्थक अधिगम को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दिया कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं को समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। एक व्याख्यान दे करके कि प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके कि बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करा के। शिक्षक बच्चों के जटिल अवधारणाएं जो जिसे हम बोलते हैं हार्ड कंसेप्ट जो होते हैं, ठीक है, को समझ को किस प्रकार से सर्च करते हैं, मतलब इजी करते हैं। तो अन्वेषण जिसे हम बोलते हैं सर्च, खोज करके अथवा डिस्कशन करके, खोज करने के और डिस्कशन करने के अवसर उपलब्ध करा के, जो कि बच्चे जटिल अवधारणाओं को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए देखिए एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान करता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है।
पहला दिया प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार दे करके, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल अथवा महत्व दे करके। सी दिया है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके और दंडित करके। डी दिया है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके जो कि समस्या समाधान करता बना सकता है। इसलिए विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा कि बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके, उनको इनकरेज करके उसी पर बेस्ड जो है कि विचार मंथन करके जो है कि उनको समस्या समाधानकर्ता के रूप में बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दिया है कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? शैशव एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, बी दिया प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में, सी दिया है मध्य बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, डी दिया है किशोरावस्था में, वयस्कता में। और तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है तो किशोरा अवस्था एवं व्यवस्था, जिसे हम बोलते हैं एडोलसेंस की जो अवस्था होती है वो आंधी और तूफान की अवस्था होती है। इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो बहुत तेजी से गति से होते हैं। सामाजिक विकास में परिवर्तन, मानसिक विकास और व्यवहारिक विकास में परिवर्तन बहुत तीव्र ही गति से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्त्य होता है, विकास आनुवंशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। डी दिया है विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ में से प्रभावित नहीं करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास जीवन पर्यंत होता है, ये बात सही है। विकास परिवर्त्य होता है, ये बात भी ठीक है। सी दिया है विकास आनुवंशिक तथा पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। जो जेनेटिक चीजें होती है और इन्वायरमेंट होता है, दोनों के द्वारा जो है डेवलपमेंट इफेक्टिव होता है, उन्हें प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर और डी दिया है कि विकास सार्वभौमिक होता है, ये यूनिवर्सल होता है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते। सांस्कृतिक जो कल्चर होता है, जो सिविलाइजेशन होता है, इसका उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है विकास पर। इसलिए विकल्प डी हमारा जो है कि सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दिया है कि व्यक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? जिसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं। व्यक्तिक भिन्नता का मतलब सभी विद्यार्थियों के अंदर, सभी मानव जाति के अंदर जो है कि अलग अलग गुण जो है कि समावेशित होते हैं, उसे हम वैयक्तिक भिन्नता बोलते हैं। करा कि वैयक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति, जिसे कोड बोलते हैं, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरण प्रभाव। डी दिया है कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच की जो जटिल पारस्परिक क्रिया होती है। तो व्यक्तिक भिन्नता का यही कारण होता है, आनुवंशिक एवं पर्यावरण के बीच में जो जटिल पारस्परिक जो क्रिया होती है, ये व्यक्तिक भिन्नता अथवा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्राथमिक फैक्टर होता है, यानी कि कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दिया है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। पर्यावरण एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया एवं पास पड़ोस। तो द्वितीयक समाजीकरण की एजेंसी का उदाहरण है विद्यालय और मीडिया। विद्यालय और मीडिया के द्वारा जो है कि द्वितीयक समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार से जो कि सीटेट के एग्जाम में 30 क्वेश्चन जो है